हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम सर क्लासेस। आज हम सभी अपनी एनसीईआरटी का कक्षा 10 अर्थशास्त्र विषय शुरू कर रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर विकास यानी कि डेवलपमेंट है। आज हम सभी इस विकास चैप्टर को समग्रता के साथ डिस्कस करेंगे और आने वाले समय में यूपी बोर्ड के लिए जो एनसीईआरटी प्रेफर की गई है उसमें 5 अध्याय हैं। 5 अध्यायों से यदि आप यूपी बोर्ड की परीक्षा में देखें तो यूपी बोर्ड की जो परीक्षा है 70 नंबर की आपकी रिटन पेपर और 30 नंबर प्रैक्टिकल से, इस 70 नंबर में आपकी 4 विषय जो है महत्वपूर्ण कवर देती हैं। पहली होती है हिस्ट्री, दूसरी होती है जो है आपकी राजनीति यानी पॉलिटिकल साइंस, और तीसरी जो है आपकी ज्योग्राफी, और चौथी आपकी इकोनॉमिक्स। यदि देखा जाए तो जो आपकी स्कोर करती है 15 नंबर, 15 नंबर, 15 नंबर, 15 नंबर, ये होते हैं तीनों की रिटर्न, चारों की रिटर्न पेपर। साथ ही साथ 5 नंबर एक्स्ट्रा क्या दिया जाता है यहाँ मैथ, और 5 नंबर जो है ज्योग्राफी में क्या दिया जाता है मैथ, और इस प्रकार से मिला के 70 नंबर होता है। तो आज हम सभी इस जो 15 नंबर इकोनॉमिक्स का सेक्शन है, इनको जो 5 अध्याय आपके क्रमगत रूप से दिए गए हैं, इन क्रमगत का पहला चैप्टर जो है विकास, इस विकास चैप्टर का आज हम अध्ययन करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप 5 चैप्टर कवर कर लेंगे। आपको आने वाली बोर्ड परीक्षा में 15 में से 15 नंबर जो है क्लास में से ही मिलेंगे, ये मेरा दावा है, क्योंकि मैं ओपन प्लेटफॉर्म आपके यूट्यूब पे बोल रहा हूं। जो मेरे अभी तक ऑफलाइन के छात्र थे, क्लासरूम में पढ़ाता था, उनसे आप वो इस चीज को बाखूबी समझ रहे होंगे कि जो कमिटमेंट कर दिया वो कर दिया, आएगा तो क्लास से आएगा। 15 के 15 नंबर आपको जिस दिन परीक्षा हाल से आप बाहर आएंगे आपको देखने को मिलेगा कि 15 के 15 नंबर यहीं से हैं। आगे आने वाले क्रम समय में आपको इन सारे सेक्शंस की तैयारी कराऊंगा, और इन सेक्शंस की मैं तैयारी कराऊंगा। आपको इंश्योर करूंगा कि जो आपकी क्लास होगी उसमें 68/70 नंबर आपको क्लास से ही मिलेंगे। 30 नंबर प्लस करके आपको किससे हो जाएंगे, प्रैक्टिकल से। आपके इस 68 नंबर तैयारी के साथ आप हमारे साथ लग जाइए, और आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में यानी कि 1 महीने 2 महीने 2-3 में आप देखेंगे कि आपकी वो स्थिति होगी कि आप इनको करने में सक्षम होंगे, आप इन्हें हल कर पाने में सक्षम होंगे, और आप अपने अंदर फर्क देखना महसूस करेंगे। और आने वाला जो बोर्ड परीक्षा होगी, जो आपकी बोर्ड एग्जाम होगी, उसमें आप जो है अपना परचम लहरा के समथिंग आप 95% एबव अंक जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपके आएंगे, और आपके चेहरे पे एक अजब सी मुस्कान होगी। उस मुस्कान को बनाने के लिए, उस खुशी को पाने के लिए आप लग जाइए हमारे साथ। और हम आज आपके अध्ययन करते हैं इकोनॉमिक्स का जो महत्वपूर्ण चैप्टर है विकास यानी कि डेवलपमेंट। तो आइए हम चलते हैं अपनी सब्जेक्ट की तरफ। तो जैसे कि हमने पहले देखा अर्थशास्त्र, आप अर्थशास्त्र पढ़े नहीं होते हैं। अर्थशास्त्र क्या होती है 6-7 में आपको पढ़ाया नहीं जाता है, 9th में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस होता है, और जब इंट्रोड्यूस होता है आप परिचित होते हैं तो बहुत घबराए से माहौल से होते हैं। अब जब घबराए से माहौल में होते हैं, अर्थशास्त्र क्या है, किसी से पूछेंगे अरे अर्थशास्त्र बहुत जटिल सब्जेक्ट है, लेकिन नहीं, मैं खड़ा हूँ ना, जटिल नहीं होने दूंगा। बहुत ही इजी वे में समझेंगे कि अर्थशास्त्र समझने के साथ साथ पढ़ेंगे भी बहुत ही इजी वे में। आप सभी अपनी पेन कॉपी को तैयार कर लीजिए। आइए देखते हैं अर्थशास्त्र।
हमने कहा अर्थशास्त्र। अब इसमें हम देखते हैं कि दो शब्द है, पहला हमारा है अर्थ और दूसरा क्या है, शास्त्र। अर्थ का मतलब क्या होता है, धन, और शास्त्र का मतलब क्या होता है, विज्ञान, ज्ञान। तो यानी हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र जो है क्या है, धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है। अब कहेंगे अच्छे सर ये धन का विज्ञान हम क्यों पढ़ें, क्या जरूरत है? तो अपने जीवन में धन का मैनेजमेंट करने के लिए आपको क्या करना होता है, धन आए, कैसे परिवार में उसको संचालित करें, यानी डिस्ट्रीब्यूशन करें। धन का जो वितरण है ये हमें क्या सिखाता है कि हमें धन का वितरण किस प्रकार करना है, धन का वितरण किस प्रकार करना है। आइए एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। सपोज कीजिए कि एक आपके रामू भैया है। कौन है, रामू भैया। अब रामू भैया अपने जीवन में जो अचीवमेंट पाए हैं, यानी कि कोई जॉब कर रहे हैं, अचीवमेंट से इनको 10,000 रुपीज पर मंथ जो है इनकम इनकी है। अब 10,000 रुपये पर मंथ कमाते हैं। रामू भैया जो है, रामू भैया के आगे देखा गया तो 3-4 बच्चे हो गए। मान लिया कि 3 बच्चे हो गए, तो 2 खुद थे और 3 यानी 5 लोग फैमिली मेंबर हैं। अब रामू भैया ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। बच्चों की फीस पे 2,000 रुपए का व्यय कर दिया। फिर घर का खर्चा जो था, मतलब अदर एक्सपेंसेस थे, 7,000 रुपए इस पे व्यय कर दिया। रामू भैया क्या हुआ कि बच्चे की नाक बहने लगी। अब नाक बहने लगी, गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने 2,000 रुपए मांगा। क्या रामू भैया इसे पेड कर पाएंगे? नहीं। क्या होगी, -1,000 चले जाएंगे, है ना। अब अर्थशास्त्र हमें क्या सिखाता है कि भविष्य में हमें वर्तमान खर्चों को देखते हुए भविष्य में बचत करना चाहिए। अब भविष्य में अगर बचत नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या होगी, माइनस में चली जाएगी, जैसे कि रामू भैया की गई। तो अर्थशास्त्र हमें क्या सिखाता है कि धन का मैनेजमेंट या धन का प्रबंधन किस प्रकार से करना है। कोई पूछे अच्छा अर्थशास्त्र क्यों पढ़ रहे हो, तो कहते हो कि मैं अपने धन का प्रबंधन कैसे करूं, इसलिए पढ़ रहा हूं अर्थशास्त्र। तो आइए अब बेसिक इंट्रो के बाद जो है हम चलते हैं आपके जो चैप्टर है विकास। अब देखिए विकास है ना, क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है विकास। तो आप जरा सोचिए विकास क्या होता है। सोच पा रहे हैं कुछ? अच्छा आइए लिखें। तो आप लोग लिखिए कि विकास किसे कहते हैं। तो अगर हम देखें कि हमारी एक कंडीशन है, वर्तमान में मैं यहां खड़ा हूं, व्हाइट बोर्ड पे आपको पढ़ा रहा हूं, है ना। अब अगर कुछ समय बीते, मैं यहां डिजिटल बोर्ड लगा लूं, क्या होगा, मेरा विकास हुआ नहीं हुआ, है ना, हुआ नहीं हुआ, हुआ ना। तो अपनी वर्तमान स्थिति के परिदृश्य में लिखिए, वर्तमान स्थिति के परिदृश्य में, वर्तमान स्थिति के परिदृश्य में क्या हो, भविष्य आने या होने वाला बदलाव, है ना। जो वर्तमान स्थिति क्या है कि वर्तमान स्थिति, जैसे मेरी कोई कंडीशन है,
आपकी कोई कंडीशन है, किसी की भी है, उसको परिप्रेक्ष्य में रखते हुए यदि भविष्य में आने वाले समय में जो भी बदलाव आता है वो क्या होगा, विकास होगा। जैसे आपके कौन थे, रामू भैया। रामू भैया अभी तक पैदल चलते थे। क्या थे, रामू भैया कैसे चलते थे, पैदल पैदल, है ना। अब रामू भैया के पास कुछ समय बीता तो क्या हो गया, रामू भैया साइकिल ले आए। क्या लाए, एक साइकिल लाए। रामू भैया के लिए साइकिल क्या है, रामू भैया के लिए साइकिल क्या है, विकास है ना। आपके दूसरे थे, ठीक, दूसरे श्यामू भैया थे। श्यामू भैया के पास अब तक क्या थी, बाइक थी, है ना। अब श्यामू भैया कुछ समय बीता तो क्या ले आए, 4 व्हीलर यानी कि कार ले आए। अब इनके लिए विकास क्या है, कार है ना। श्यामू भैया के लिए बाइक रखे थे, इनके लिए विकास क्या है, कार्य है। तो यहां हम कह सकते हैं कि सभी के लिए विकास के मायने, आप पीछे लिखिए कि विकास का लक्ष्य सभी के लिए भिन्न भिन्न है। क्या है, भिन्न भिन्न, यानी सभी का विकास का जो लक्ष्य है वह भिन्न है। जैसे इनकी, रामू की स्थिति पैदल चलने की थी, पैदल चलने से साइकिल ले आए तो इनके क्या हुआ, विकास हुआ, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में विकास किया। लेकिन जो श्यामू आपका था, बाइक रखा था, बाइक के बाद इसके या क्या लेके आया, कार ले आया, तो इसके जीवन का विकास क्या हुआ, कार लाना हुआ। लेकिन इनके जीवन का उद्देश्य क्या था, कार था, है ना। अब एनसीईआरटी आगे आपकी कहती है कि क्या विकास के मायने सभी के लिए समान हो सकते हैं, तो हम कहेंगे कि नहीं। इस प्रकार से विकास के मायने सभी के लिए अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। अब एक कथन आता है आपका कि क्या कहते हैं कि विकास, है ना, किसी के लिए विकास तो किसी के लिए विनाश होता है। आपसे पूछ लेगा कि कथन की पुष्टि कीजिए कि किसी के लिए विकास तो किसी के लिए विनाश है। अब कैसे, सपोज कीजिए आपके रामू भैया, है ना, बढ़िया जाना था कहां, ससुराल। किसको, रामू भैया। रामू भैया बढ़िया गए, सफेद सफेद शर्ट लेके आए, सफेद सफेद पैंट लिए, बढ़िया सब बढ़िया क्रीम व्रीम लगा के बाल वाल झाड़ के निकले ससुराल के लिए, है ना। अपनी कहा किस पे, साइकिलिया पे बैठ के, है ना। अब बढ़िया गांव के रास्ते से जा रहे थे, क्या मन में लड्डू फूट रहे थे, ससुराल जा रहे हैं, ससुराल जा रहे हैं, ससुराल जा रहे हैं। लेकिन तब तक श्यामू भैया जा रहे थे कहां, बाजार, और लेके कार रोड से निकले और इतनी धूल पड़ी कि जो व्हाइट व्हाइट सी सफेद सी शर्ट थी सब बिल्कुल धूल से मलिन हो गई, है ना। अब भैया जब ससुराल पहुंचेंगे तो क्या होगा, सपोज करिए आप ही ससुराल जा रहे हैं, बढ़िया व्हाइट व्हाइट सी पहन के कोई पहुंचे कार वाला लेके और धूल चढ़ जाए ऊपर से, क्या स्थिति होगी, है ना, होगी नहीं होगी। अब यह जो कार लाना था, कार इनका विकास था, ये श्यामू के लिए क्या हुआ, श्यामू के लिए क्या था, विकास था। लेकिन यदि इनके परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह क्या हो गया, विनाश हो गया, है ना। क्या हुआ, विनाश कर दिया, सजे सजाए सपनों को तोड़ दिया, है ना, यानी दिल टूट गया, है ना। क्या हुआ, दिल टूट गया। अब आप भी बोलिए क्या हुआ, लेकिन किसका, रमुआ का, किसका, रमुआ का क्या हुआ, दिल टूट गया, क्योंकि कहां जा रहा था, ससुराल जा रहा था ना, लेकिन जा नहीं पाया ना, क्योंकि इनकी कार की विकास हुई थी। अगर ये भी साइकिलिया वाले ही होते तो ऐसा ना होता ना। तो विकास के मायने सभी के लिए अलग अलग होते हैं। किसी के लिए विकास, है ना, किसी के लिए विकास तो
किसी के लिए विनाश। एग्जाम्पल समझ आया होगा आपको, यानी कोई ही कार्य किसी के लिए विकास होगा तो किसी के लिए विनाश हो जाएगा, है ना, है ना। कहते हैं कि बढ़िया पैदल पैदल जा रहा था, साइकिल से जा रहा था, क्या हुआ, है ना, बढ़िया चल रहा था। अब दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखो, आप ये एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं कि रामू भैया ससुराल जा रहे थे साइकिल से, रामू भैया कार लेके निकले, धूल पड़ गई तो क्या हुआ। तो आपका जब एग्जामिनर देखेगा ना परीक्षा में, ऐसे कोट करोगे तो एग्जामिनर कहेगा अच्छा इस बच्चे ने नकल नहीं रटा है, बल्कि इसको विकास को क्या किया है, समझा। क्योंकि ऐसे उदाहरण जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स होते हैं वो आपकी बुक में नहीं मिलते हैं। आइए दूसरे एग्जाम्पल्स को देखते हैं किस प्रकार से। पुस्तकीय ज्ञान की तरफ थोड़ा आते हैं, ये तो हुआ व्यवहारिक ज्ञान। अब पुस्तकीय ज्ञान में देखें तो कहती है कि एक सरकार क्या करने जा रही है, मान लिया सरकार एक बांध बनाने जा रही है। क्या कर रही है, बांध बना रही है ना। अब ये बांध बनाएगी तो एक कोई नदी आ रही थी, है ना, बहती हुई बढ़िया नदी आ रही थी। अब नदी पे यहाँ पे बांध बनाना चाह रही है सरकार। अब जब बांध बनाएगी तो ये ऊंचा ऊंचा बांध बनाएगी तो क्या होगा, ये सब क्षेत्र क्या क्या सिंचित थे, है ना। अब यहाँ इस क्षेत्र में ये क्षेत्र क्या था आपका, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र क्या थे, सूखा प्रभावित थे। यहाँ क्या था, सूखा था। अब सरकार यहाँ से बांध बना रही थी, यहाँ से पानी यहाँ तक पहुंचा दिया जाए, पानी यहाँ तक पहुंचा दिया जाए, पानी यहाँ तक पहुंचा दिया जाए, है ना। तो ये जो पानी पहुंचाएगी इनके खेतों तक, ये क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। इनके लिए पानी पहुंचाना क्या होगा, विकास होगा। लेकिन यहाँ कुछ लोग निवास कर रहे हैं, यहाँ कुछ लोग निवास कर रहे हैं, तो जब यहाँ अचानक बांध बन जाएगा तो पानी का भराव कहाँ होगा, जल भराव की स्थिति यहाँ हो जाएगी, बाढ़ की स्थिति, है ना। तो कह सकते हैं कि इनके लिए क्या हो जाएगी, विनाश हो जाएगी। तो विकास के मायने सभी के लिए समान समान नहीं हो सकते हैं। हम कह सकते हैं कि कोई विकास किसी के लिए, कोई कार्य किसी के लिए विकास होगा तो किसी के लिए विनाश होगा। जैसे सरकार बांध बनाएगी तो जो आसपास के आदिवासी समुदाय हैं उनके लिए क्या होगा, यह विनाश होगा, बल्कि जो सूखा प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए यह विकास होगा। ठीक, जरा आप इसको लिखिएगा एग्जाम्पल्स को। फिर आपकी एनसीईआरटी आगे कहती है कि जब एनसीईआरटी को देखते हैं तो कहती है आय व अन्य लक्ष्य, है ना। विकास के लिए क्या हमें जरूरी होता है, आय करना। यदि पैसा होगा तो विकास कर पाएंगे, अन्यथा रामू भैया जैसा विकास करेंगे। और आपके भी क्या होंगे, जब निकलेंगे ससुराल के लिए तो क्या होंगे, दिल टूट जाएंगे, है ना। क्या होगा, दिल टूट जाएंगे। तो क्या होगा, आय व अन्य लक्ष्य। क्या एनसीईआरटी कहती है, टॉपिक है एनसीईआरटी का, आय व अन्य लक्ष्य। अब अगर हम आय व अन्य लक्ष्य की तरफ जाएं तो अब कहेंगे कि हमें कोई काम करना है, आपने पढ़ लिख लिया, पढ़ने के बाद आपने यूजी पीजी किया, है ना, उसके बाद आप अच्छे हुए तो नेट जेआरएफ भी कर डाले ना। अब क्या होगा, आपको काम करना है, तो क्या देखेंगे कि आय आपको क्या हो, ज्यादा आय मिले। लक्ष्य क्या होगा, ज्यादा। ऐसे क्षेत्रों का चुनाव करेंगे ना जहां से पैसा ज्यादा मिले, है ना, जहां पे सभी एम्प्लॉयज के बीच क्या हो, समानता का भाव हो। ये नहीं कि आपका बॉस है वो एक को सर पे बैठा के रखे, आपको पैरों के तले रखे, ऐसा तो चाहेंगे नहीं ना। सभी के लिए समानता का भाव हो, है ना, किसके, बॉस के पास, है ना। अगला क्या होगा कि जो है फिर क्या हो सकता है कि कार्य करने की स्वतंत्रता हो, है ना। स्वतंत्रता हो, क्योंकि यदि कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं, आपने समझा कि आपने समझ लिया कि आप टीचिंग के जॉब में गए, आपने किया नेट जेआरएफ किया, उसके बाद टीचिंग के जॉब में गए। अब जो आपका बॉस है ना, समझो कि बॉस है, वो कह रहा है नहीं आप तो अपनी सब्जेक्ट में जो है रिसर्च कर रहे हैं, आप अपनी सब्जेक्ट में अच्छे हैं, एक्सपर्ट हैं, लेकिन वो कह रहा नहीं
क्लास में जाओगे तो अपने अनुसार नहीं पढ़ाना है, जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसे ही पढ़ाना है। यानी रटा रटाया तोता बना के भेजेंगे आपको, तो जब रटा रटाया आप तोता बन के जाएंगे तो क्या होगा, बताओ जरा क्या होगा? क्या आप पढ़ा पाएंगे ना? नहीं कर पाएंगे ना, इंजस्टिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ा किसने था? एक्सपर्ट कौन है? आप है ना। एक्सपर्ट कौन है? आप हैं। लेकिन चम किसके अनुसार है? जो कुछ नहीं जानता है उस बारे में, अनभिज्ञ है। तो क्या होगा? कार्य की स्वतंत्रता नहीं हो सकती है। लेकिन काम करने के लिए क्या होगा? आय के साथ साथ अन्य लक्ष्य, जब आप काम करेंगे तो आय, ज्यादा आय मिले यानी पैसा अधिक मिले, समानता का भाव हो, है ना, कार्य करने की स्वतंत्रता हो, आप अपने अनुसार कार्य कर पाए और कार्य की सुरक्षा हो, है ना, है ना। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा था विकास चैप्टर, अब कोई पहुंचता, मान लिया कोई बॉस होता, मेरा कहता अच्छा नहीं शुभम सर ऐसा करिए कि अब विकास चैप्टर आपने कितना पढ़ा है, अभी विकास समझाया ना? हमने कहा हाँ हाँ सर विकास समझाया आपको, अब वो जो है बॉस से पूछा फिर आय पढ़ा लो, आय बता लो क्या होता। तो कहा था नहीं, आय के लिए हमारे पास दूसरे टीचर है, ये पढ़ाएंगे, आप जाइए दूसरे टॉपिक को शुरू कीजिए। अब क्या होता? क्या ऐसी स्थिति होती तो क्या कार्य की सुरक्षा होती? या आज आपने पढ़ाया, कल नहीं पढ़ाना है ना, कल नहीं पढ़ाना है, सपोज करिए आप टीचर होते, कल नहीं पढ़ाना है, तो जब नहीं पढ़ाना है तो क्या कार्य की सुरक्षा होती? नहीं होती ना। या कब तक आप रह रहे हैं? जिस दिन बॉस का फिर ऐसा है कि अब आप जरा दूसरा माध्यम चुनिए, अब हो नहीं पाएगा, मैनेज नहीं हो पाएगा, तो क्या आप कार्य के लिए स्वतंत्र होंगे? तो पहले, दूसरा, तीसरी टॉपिक, चौथी टॉपिक क्या है? कार्य की स्वतंत्रता उसके लिए होनी चाहिए। अगला क्या है? जहां भी काम करो वहां आपके प्रति सम्मान हो, है ना, क्योंकि भाव होना चाहिए, भाव के बिना कुछ नहीं होता है ना। फिर क्या हो? परिवार की सुरक्षा। अब क्या कहोगे परिवार की सुरक्षा सर क्या होती है? तो जब आप किसी कंपनी या लिमिटेड कंपनी वगैरह में काम करते हैं तो वहां आपको क्या मिलता है? बीमा मिलता है। बीमा क्या होता है? आपके ना रहने के बाद जो आपका नॉमिनीज होगा, जैसे आपकी स्पाउस हो गई यानी कि पत्नी हो गई, आपके डिपेंडेंट मदर एंड फादर हो गए, है ना, ये लोग होते हैं, तो ये आपके परिवार होते हैं और आपके ना रहने के बाद इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेता है? वो जो बीमा का पैसा होता है वो मिल जाता है, यानी वो बीमा दे रहा हो, है ना, ऐसी चीजें दे रहा हो, यानी कि परिवार की आपके साथ साथ सुरक्षा कर रहा हो आपके बाद भी। और क्या होगा? स्वस्थ वातावरण हो, स्वस्थ वातावरण हो। अब आप कहते नहीं सर जी, आपको आपकी ऑफिसिया में हम जितना यहाँ का प्रदूषण होगा उसका पाइप लगा के और आपकी ऑफिसिया में खोल देंगे विंडो में, है ना। या कोई ऐसी सेक्टर है जहाँ से धुआं निकलता है, कहते नहीं ये धुआं का जो चिमनिया का पाइपवा होगा ना, इसको हम आपकी ऑफिसिया में लगा देंगे, निकलेगा। तो क्या आप स्वस्थ वातावरण पाएंगे? नहीं पाएंगे ना। बल्कि इसलिए स्वस्थ वातावरण होना चाहिए, आय ज्यादा मिले, समानता का भाव हो, कार्य करने की स्वतंत्रता हो, कार्य की सुरक्षा हो, सम्मान हो, सम्मान के साथ साथ परिवार की सुरक्षा हो और स्वस्थ वातावरण हो। अब अगर ऐसा समझे, ऐसा होगा तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? इतनी चीजें मिलेंगी तो व्यक्ति क्या करेगा? कार्य करेगा। कार्य करेगा तो उसको क्या मिलेगी? आय। आय मिलेगी तो क्या होगा? उसका क्या होगा? विकास। जैसे श्यामू बाइक से चलता था ना, कहा विकास होगा। अब कहोगे सर जी ये विकास का मतलब भी कुछ होता है, विकास का मतलब ये क्या होता है? तो अभी तक हमने समूह का विकास देखा था ना, लेकिन हम यहाँ क्या देखेंगे? राष्ट्र का विकास देखेंगे, है ना। क्या देखेंगे? राष्ट्र का विकास। अब राष्ट्र अपना कौन सा है? भारत है ना। कौन है? भारत है। अब
भारत का विकास कैसे देखा जाए। श्यामू का विकास तो देखा गया, अभी बाइक रखा था, कार ले आया, है ना। रामू आपका पैदल चलता था, साइकिल रखे था, पैदल चलता था, साइकिल ले आया, विकास हो गया। लेकिन राष्ट्र क्या खरीद लाए, क्या 2-4 प्लेन खरीद लाए तो विकास हो जाएगा उसका? तो विकास कैसे होगा, तो आइए आगे देखते हैं, इसे जरा नोट कीजिए। चलिए, तो राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं कि विकसित, अविकसित और विकासशील क्या होता है। कहते हैं विकसित, अविकसित और विकासशील, है ना। 3 कैटेगरी में विकसित राष्ट्र, अविकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र आते हैं। अब कहें कि अच्छा आपका भारत कैसा है, तो कैसा है, विकासशील है। क्या है, भारत विकासशील है। क्या होता है इसका दायरा, नियम आगे आपको बताएंगे। अब राष्ट्र का क्या होगा, विकास किस आधार पर माना जाता है, तो राष्ट्र का विकास जो है प्रति व्यक्ति, क्या, प्रति व्यक्ति आय लिया जाता है। अब कहेंगे प्रति व्यक्ति आय क्या होती है ना। कहेंगे कि प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, तो राष्ट्र की कुल आय, क्या, प्रति व्यक्ति आय जो होती है, यानी राष्ट्र क्या, हर एक आदमी की औसत आय कितनी है। राष्ट्र के व्यक्तियों के, राष्ट्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत आय कितनी है। तो अब मानिए कि प्रति व्यक्ति आय क्या होगी, तो राष्ट्र की कुल आय, है ना, बटे क्या होगा, राष्ट्र की कुल जनसंख्या। जब कुल आय को राष्ट्र की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो निकल के क्या आती है, प्रति व्यक्ति आय। अब आप कहेंगे राष्ट्र की कुल आय क्या होती है, तो इसको हम कहते हैं राष्ट्रीय आय, है ना। राष्ट्रीय आय क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल इनकम। क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। अब राष्ट्रीय आय क्या होगी, तो कहेंगे कि राष्ट्र की भौगोलिक सीमा, भौगोलिक सीमा आप समझ रहे हैं, आपको जब हम भूगोल पढ़ाएंगे तो भौगोलिक सीमा क्या होती है, नॉटिकल मील और स्पेशल इकोनॉमिक जोन वहाँ पढ़ाएंगे। जो लोग ऑफलाइन के हमारे बच्चे होंगे वो भूगोल समथिंग हम वहाँ पढ़ा चुके हैं ऑफलाइन में, तो वो लोग समझ रहे होंगे कि भौगोलिक सीमा क्या होती है। राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित कुल अंतिम वस्तु एवं सेवा का, अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य का योग होता है। यानी अंतिम वस्तु आपको आगे हम बता देंगे क्या होती है, चलिए ठीक है यही बता देते हैं। अंतिम वस्तु एवं सेवा, तो आप जब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देखते हैं, आप जरा समझिएगा, बहुत शॉर्ट में मैं बताऊंगा। यहाँ आप 9th की क्लास में पढ़े होंगे और नहीं पढ़े होंगे तो 9th की क्लास जब पढ़ाएंगे तो इसको बताएंगे। लेकिन यहाँ तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक होते हैं, तो पहला क्या आता है, प्राथमिक क्षेत्र। क्या आता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और यहाँ आता है तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक में क्या होती है, प्राकृतिक वस्तु, है ना, जैसे खेती बाड़ी हो गया, कृषि, मत्स्य, वानिकी, डेयरी, ये सब क्या हो गया, किसमें आ जाएगा, प्राथमिक में। द्वितीयक में क्या आता है, विनिर्माण में जहां पे कोई वस्तु उसका दूसरी वस्तु के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया जाए। हम समझने के लिए समझा सकते हैं कि जब कोई वस्तु हो उसके गुण, धर्म, आकार, स्वाद ठीक में परिवर्तन कर दिया जाए तो वो क्या होगी, विनिर्मित वस्तु हो जाएगी।
क्या हो जाएगी, विनिर्मित वस्तु हो जाएगी। जैसे आपका गेहूं है ना, गेहूं से बिस्किट बना दिया जाए, दूध से पनीर बना दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, विनिर्माण में आ जाएगा, है ना। फिर सेवा, जिसको आप क्या कर सकते हैं कि जिसका आप उपयोग तो करते हैं परंतु उसको व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे आप गए सिनेमा, कहां गए, सिनेमा, सिनेमा में बढ़िया मूवी लगी थी, देखा, बहुत मजा आया, बहुत वाह 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 तालियां बजाई सिनेमा में, लेकिन जब घर आए तो घर वालों ने पूछा अच्छा सिनेमा अच्छा था, आपने कहा हाँ बहुत अच्छा था, घर वालों ने कहा अच्छा मजा आया था, आपने कहा हाँ, अरे दिल गार्डन गार्डन हो गया ना, तो कहा अच्छा कितना मजा आया था जरा हमें भी दिखा दो, तो आप क्या उस मजे को दिखा देंगे, नहीं दिखा पाएंगे ना। आप डॉक्टर के पास गए इलाज कराने, आपसे इलाज करा के आए, उसको पैसा दिया, डॉक्टर ने आपका इलाज किया, सेवा दिया आपको, है ना। अब घर आए तो घर वालों ने पूछा अच्छा कुछ रिलीफ है, आपने कहा अरे बड़ी रिलीफ है, पूछो मत, कहा अच्छा कितनी रिलीफ है जरा देखें, हम भी दिखा सकते हो, नहीं ना। तो जब हम सेवा को लेते हैं, सेवा उसको करते हैं, कोई भी चीज हम उपयोग करते हैं लेकिन उसको व्यक्त तो कर सकते हैं परंतु प्रेजेंट नहीं कर सकते, उपस्थित नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते हैं, तो क्या होगा, उसको क्या कहते हैं। मान लिया आपने ट्रांसपोर्टेशन लिया, लखनऊ के लिए आपने बस पकड़ी, बस पे आप वहां लखनऊ गए, उतर लिए, आपने जो उसकी सेवा ली ट्रांसपोर्टेशन की, उसके लिए पेमेंट किया, परंतु अब आप क्या कर रहे हैं, लखनऊ जैसे ही उतरे आपका साथी मिला, अच्छा बस से आए हो ना, अच्छा पैसा दिए थे, हाँ किराया तो पड़ा था, कैसे आए हो जरा दिखाओ मुझे कैसे आए थे, दिखा नहीं सकते हो ना। तो जिसको हम प्रस्तुत ना कर सके बल्कि व्यक्त कर सके, वो क्या होती है, सेवा। तो जो हमारी सेवा का मूल्य है ना, जैसे डॉक्टर किया है, वकील किया है ना, ट्रांसपोर्ट किया है, और वस्तु मतलब अंतिम वस्तु, जैसे यहाँ गेहूं तैयार हुआ, यहाँ गया बिस्किट बना, यहाँ दुकानों से बिका, तो उसका अंतिम मूल्य है ना, को जब हम का योग करते हैं, है ना, अंतिम वस्तु प्लस सेवा का मूल्य, सेवा के मूल्यों का योग करते हैं जब, तो ये क्या होता है, राष्ट्र की आय होती है। अब इसको आप कह दें कि हमारे यहाँ का कोई गया विदेशों से आय लेके आया ना, तो इन सबको निकालने के बाद जब यहाँ रखते हैं तो क्या करते हैं, राष्ट्र की कुल आय बटे राष्ट्र की कुल जनसंख्या से क्या निकल के आता है, राष्ट्र के प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्र की औसत आय, ये कितनी है, इस बेस पे उस राष्ट्र का विकास निर्धारित होता है। सबको आइए देखते हैं डाटा क्या है। तो आपकी एक संस्था है, एक बैंक है जिसको हम नाम देते हैं विश्व बैंक। क्या नाम देते हैं, विश्व बैंक। विश्व बैंक, तो विश्व बैंक जो है आपका क्या करता है, या विश्व बैंक विश्व विकास रिपोर्ट एक जारी करता है। क्या जारी करता है, विश्व विकास रिपोर्ट। इस विश्व विकास रिपोर्ट के आधार पे जो होता है, राष्ट्रों की कैटेगरी की जाती है, कौन सा विकसित है, कौन अविकसित है, कौन विकासशील है। तो इसने अपनी एक रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, 2013 में। कब प्रस्तुत की, 2013 में। इसने कहा कि यदि राष्ट्र की आय, क्या, यदि आप नोट कीजिएगा, राष्ट्र की आय, यदि राष्ट्र की आय 1045 यूएस डॉलर, यदि राष्ट्र की आय 1045 यूएस डॉलर प्रति व्यक्ति और कितना प्रति वर्ष से
कम है तो राष्ट्र क्या होगा? अविकसित। अविकसित क्या होगा? राष्ट्र अविकसित होगा। साथ ही इसने कहा कि यदि आप लिखिएगा, मैं बोल रहा हूं, लिखिए, यदि राष्ट्र की आय 1045 यूएस डॉलर से 12,736 यूएस डॉलर, 1045 यूएस डॉलर से 12,736 यूएस डॉलर के मध्य है तो राष्ट्र विकासशील होगा। कितनी? 1045 से 12,736 यूएस डॉलर से की प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय के मध्य तो राष्ट्र क्या होगा? विकासशील होगा, है ना। फिर इसने अगली पॉइंट कहा, रिपोर्ट में प्रस्तुत किया कि यदि राष्ट्र की आय 12,736 यूएस डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष आय से अधिक हो, क्या हो? अधिक हो तो राष्ट्र क्या होगा? विकसित होगा। क्या होगा? विकसित होगा। अब यदि हम बात करें, अच्छा सर तो ये बताइए भारत की क्या थी? तो जो भारत की इसने रैंकिंग करके दिया तो भारत की रैंकिंग इसमें थी 1570 यूएस डॉलर। कितनी थी? भारत का क्या स्थान था? 1570 यूएस डॉलर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय थी। और इसी के साथ भारत आपका क्या हुआ? हाँ, विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में था। किस श्रेणी में था? विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में भारत आता था। जरा देखिए इसको, यदि आपको नोट्स चाहिए होगा तो आप बताइएगा। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे आप सर्च करेंगे शुभम क्लासेस। क्या सर्च करेंगे? मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, शुभम क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे आप सर्च करेंगे तो वहां पे आप कहिएगा तो मैं आपको नोट्स जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। किस पे? टेलीग्राम पे शुभम क्लासेस सर्च कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। चलिए आगे देखते हैं। अब आप कहेंगे कि सर क्या जो प्रति व्यक्ति आय क्यों आधार माना जाता है? तो उस राष्ट्र में आय का जो वितरण होता है वो असमान होता है। असमान मतलब सभी के पास बराबर आय नहीं होती। जैसे भारत में आप ले लीजिए, एक आपके धीरू भाई अंबानी जी हैं, टाटा जी हैं, रतन टाटा जी, है ना। अब इनकी आय था, लेकिन अब कह दिया जाए कि रतन टाटा जी जैसे सभी को समझ लिया जाए तो राष्ट्र क्या होगा? बहुत प्रगति कर जाएगा गणना में। और यदि कह दिया जाए कि हमें आपको ले लिया जाए तो राष्ट्र कभी प्रगति नहीं करेगा, है ना। तो इसलिए इनका क्या ले लिया जाता है? औसत ले लिया जाता है सभी जनसंख्या का, है ना, जिसके बाद क्या निकल आता है? प्रति व्यक्ति आय। अब आप कहेंगे कि सर ये जो कि होता है, अगली बात करेंगे कि प्रति व्यक्ति आय निकलता है, राष्ट्रीय आय निकलती है, इसके बाद एक आपकी निकलती है जीएनपी। क्या निकलती है? जीएनपी।
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब ये क्या होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद? आप कहेंगे क्या होता है सर? तो आप कहते हैं क्या? राष्ट्र की कुल उत्पादित आय को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, है ना? राष्ट्र की कुल उत्पादित आय को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। अगली आपके बहुत प्रचलित है जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। क्या? उत्पाद। ये क्या होता है? तो कहेंगे कि जो राष्ट्र की कुल उत्पादित आय है यानी कि जीएनपी है, राष्ट्र की कुल उत्पादित आय है ना? इस आय में से, है ना, इस आय में से, आय से निर्यात से होने वाली आय को घटाने के बाद प्राप्त शेष आय को जीडीपी या फिर जीडीपी या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, है ना? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं या सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। आप नोट कीजिए जरा। अब आगे आप आते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है? तो लिखिए जरा, लिंगानुपात लिखिएगा कि प्रति हजार ये प्रति हजार पुरुषों की तुलना में प्रति हजार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या महिलाओं की जो संख्या होगी इसे क्या कहते हैं? लिंगा अनुपात कहते हैं। अब बात करें भारत की लिंगा अनुपात कितनी थी? तो ये भी 2011 की जनगणना के अनुसार देखिए लिंगानुपात कितनी थी? 943 पुरुष 1000 महिला। कितनी? 943 पुरुष 1000 महिला यानी 943 थी, है ना? तो ऑफलाइन क्लास में मैं आपको एग्जांपल देते समय कहता भी था कि लड़कों के लिए पढ़ना भी जरूरी है ना? क्योंकि 943 महिला ये क्या है आपकी फीमेल्स और ये क्या थी मेल्स। 1000 पुरुष है और महिला 943, डिफर कितने का करेगा? 57 का। अब क्या प्रति 1000 57 लोगों की अगर स्थिति ऐसी हो तो इनकी शादी नहीं होगी ना, तो क्या करना है? पढ़ना है। क्या 1000 से 943वें क्रम तक रहना है या 44वें और 45वें क्रम में जाना है ना? तो बच्चों के एग्जाम्पल्स होते थे नहीं सर इसी के अंदर रहना है क्योंकि शादी तो जरूरी है कहते थे, है ना? तो पढ़ना होता था। परंतु आपका एक NFHS यानी
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, क्या हुआ, आपका एक सर्वे आया है 2020 और 21 में, है ना। तो जो 2020-21 में कोविड के बाद एक सर्वे हुआ, NFHS, है ना, फुल फॉर्म नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, फुल फॉर्म नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, यानी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ने एक रिपोर्ट दिया कि नहीं, लिंगानुपात जो अब है वर्तमान में और 1000:1020 हो गई है। सर्वे कितनी हो गई है, सर्वे की रिपोर्ट 1000:1020 हो गई है। अब इस सर्वे के अनुसार देखते हैं, ये क्या है, फीमेल्स है और ये क्या है, मेल्स है। यानी महिलाओं की संख्या यदि देखें, पुरुष की कम हो गई, महिलाओं की संख्या अधिक हो गई। आपने टीवी पे देखा भी होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का जो आप पे एडवर्टाइजमेंट आता था, अब नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि अब महिलाओं की संख्या अधिक हो गई। तो अब मेरे अगर ऑफलाइन वाले एग्जांपल्स की बात की जाए तो अभी तक मैं कहता था कि लड़कों अच्छे से पढ़ो, अन्यथा 57 ऐसे प्रति 1000 होगी कि शादी नहीं होगी। तो अब क्या कहूं कि इनको पढ़ना चाहिए अच्छे से, है ना, नहीं तो लड़कों की संख्या 1000 और महिलाओं की संख्या 1020, है ना। तो इसलिए, लेकिन अब आपको ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ना तो आपको भी है, पढ़ना आपको भी है। ये कोई जनगणना का सर्वे नहीं था, ये सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण था, इसकी रिपोर्ट है। इसलिए अति उत्साहित मत हो, बल्कि बराबर कंटिन्यू अपनी स्टडी को जारी रखो, है ना। तो कितना नया सर्वे कितना है, 1000 पुरुष तो 1020 महिला, है ना। आपको समझ में आया होगा, जरा इन्हें नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। आइए आगे हम देखते हैं औसत संभावित आयु। आपकी एनसीईआरटी देती है औसत संभावित आयु या औसत संभावित आयु। तो जब औसत संभावित आयु होती है तो इसमें 1000 व्यक्तियों को शामिल किया जाता है और कहते हैं कि 1000 व्यक्तियों की जो औसत आयु होती है उस आयु को निकाल के औसत संभावित आयु बताई जाती है। तो जो 2011 की जनगणना में प्रकाशित हुआ तो इसमें पुरुषों की जो औसत संभावित आयु थी ये कितनी थी, 67 वर्ष। कितनी थी, 67 वर्ष। जबकि महिला की औसत संभावित आयु देखें तो कितनी थी, 72 वर्ष। यानी कि यदि महिला पुरुष की आयु में देखें तो महिला की जो आयु होती है वो समथिंग 5 वर्ष अधिक होती है। कितनी होती है, 5 वर्ष आपकी अधिक मानी गई। किसके अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार कि पुरुष से महिला की जो औसत आयु थी यह 5 वर्ष अधिक थी। नोट करिए जरा। आपसे पूछेगा कि औसत संभावित आयु क्या होती है, तो प्रति 1000 पुरुषों की औसत जो आयु होगी या महिलाओं की जो औसत आयु होगी उसको क्या कहते हैं, औसत संभावित आयु। तो 2011 की जनगणना में यह प्रकाशित हुआ कि 67 वर्ष पुरुषों की और 72 वर्ष महिलाओं की थी, है ना। चलिए नोट करिए, क्योंकि कहते हैं ना कि ये खून पीती है ना, खून पीती है। तो खून पीने का किस्म क्या हुआ,
यहां कम हुआ, यहां अधिक हुआ। चलिए आगे देखते हैं। अगली आपकी क्या हो जाती है, हम देखेंगे तो शिशु मृत्यु दर हो जाती है। क्या आती है, एनसीईआरटी में टॉपिक है शिशु मृत्यु दर। अब कि प्रतिवर्ष 1000 बच्चों में से एक वर्ष की कम आयु के मृत बच्चों का अनुपात जो होगा, क्या होगा, शिशु मृत्यु दर। 2011 में जनगणना में इसका आंकड़ा दिया गया था कि 30.15% बच्चे जो है शिशु मृत्यु दर है, यानी 1000 में से इतने बच्चों की मृत्यु हो जाती है। ये क्या था, 2011 के अनुसार जनगणना थी, शिशु मृत्यु दर थी। या देखिए इसे। अब कहते हैं अगली टॉपिक आपकी जो आती है साक्षरता दर। तो साक्षरता दर नोट कीजिए, 7 वर्ष से अधिक आयु के साक्षर व निरक्षर लोगों का जो अनुपात होता है, 7 वर्ष से अधिक आयु के साक्षर व निरक्षर लोगों अनुपात जो होता है, क्या होता है, शिशु साक्षरता दर होती है। कि अब साक्षरता दर किस पे निर्धारित की जाती है, तो अपना नाम लिख लेता हूं, अपना नाम लिखना जानता हूं, कोई एक भाषा बोलना लिखना व पढ़ना जानता हो। कितनी भाषाओं में से, संविधान की 22 इतनी भाषाओं में से, तो संविधान की में दी गई 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा वो बोल लेता हो, पढ़ लेता हो, लिख लेता हो, तो वो क्या माना जाता है, साक्षर। अब जब ये स्थिति थी इतनी, लेकिन आप तो देखते हैं कि रियलिटी में क्या होता है कि अगर जब जनगणना वाले आते हैं, अपना नाम लिख लेते हो, अगर लिख लेते हो तो साक्षर लिख देते हैं। मेनली देखा जाए तो जो रियलिटी है वो रियलिटी यही है। तो भारत में अगर अपना नाम, डाटा तो ये है, लेकिन अगर अपना नाम लिख लेते हो तो उनको मान लिया जाता है साक्षर। तो स्थिति ये है कि साक्षरता की दर अगर देखें तो साक्षरता की जो दर है ये 74.04% भारत में है। कितनी है, 74.04% साक्षरता दर भारत की है। किसके अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, है ना। अब आते हैं प्रतिशत उपस्थिति अनुपात। क्या आते हैं, इसको जरा देखिए, आगे हम देखते हैं प्रतिशत उपस्थिति अनुपात। आई होप आपने लिख लिया होगा। प्रतिशत
उपस्थिति अनुपात। तो कहते हैं कि 6 वर्ष, नोट कीजिए, 6 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों का कुल बच्चों से अनुपात क्या कहलाता है? प्रतिशत उपस्थिति अनुपात। तो 6 वर्ष से 10 वर्ष के स्कूल जाने वाले बच्चों का कुल बच्चों से अनुपात जो होता है क्या कहलाता है? तो प्रतिशत उपस्थिति अनुपात कहलाता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चीजें आपको समझ में आई होंगी। अभी कुछ चीजें जो इसकी रह गई हैं उन चीजों को हम इसका पार्ट 2 जल्दी लेके आएंगे, उस पार्ट 2 में कंप्लीट कराएंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। कक्षा 10 के आपके अनुसार जो बच्चे हों उन्हें वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी ऊर्जा का कार्य करता है। मिलते हैं अर्थशास्त्र विकास अध्याय 1 कक्षा 10 के पार्ट 2 में जल्द ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।